Hello students, so we will discuss chapter number 5, respiratory system. Students, this is part 2 of respiratory system. I hope you all have seen part 1. So in part 1 we have discussed till trachea. हमने trachea discuss कर लिया था कि larynx क्या होते हैं, larynx को voice box क्यों बोलते हैं, larynx trachea को safety देने के लिए C shape की rings होती हैं, ठीक है। एक कार्टिलेजेस की रिंग होती है जिसका शेप सी शेप होता है और ये किसको प्रोटेक्शन देती है बेटा, ट्रैकिया को प्रोटेक्शन देती है। फिर हमने पढ़ा था सीलिएटेड एपिथेलियम, क्या पढ़ा था बच्चे, सीलिएटेड एपिथेलियम। और क्या काम था सीलिएटेड एपिथेलियम का, टू पुश आउट अनवांटेड पार्टिकल्स इन द इनहेल्ड एयर। कई बार ऐसे होता है बच्चा, जब हम लोग इनहेल कर की प्रोसेस कर रहे हैं तो कुछ ऐसे मटेरियल भी अंदर चले गए हैं गैस एयर के साथ जो हमारे बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। So we'll start bronchi, singular bronchus, bronchus singular, plural bronchi. Okay, two bronchi lead into right and left lungs respectively. जैसे ये रही, यहाँ से एक bronchi इस lungs में गई और दूसरी bronchi इस lungs में गई, ठीक है। Each bronchus is further divided into smaller and smaller branches called bronchioles. फिर इनके अपने अलग अलग डिवीजन हो जाएंगे और इस डिवीजन को हम क्या बोलेंगे, ब्रांकियोल्स, ठीक है। देन एट द एंड ऑफ दिस ब्रांकियोलीज आर द माइक्रोस्कोपिक एयर सैक। इनके एंड में माइक्रोस्कोपिक एयर सैक होता है, किसमें बेटा, ब्रांकियोल्स के एंड पे माइक्रोस्कोपिक आपको सैक मिलेगा जिसको आप क्या बोलोगे, एल्वियोली, ठीक है बात। देखो अब इस डायग्राम में हम देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये रही आपकी नजल कैविटी, फिर एपिग्लोटिस, लैरिंक्स, एसोफेगस, एसोफेगस है ना जिससे फूड पाइप, लैरिंक्स, ये रहा आपका ट्रैकिया। ट्रैकिया देखो यहाँ पर दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है और ये दो पार्ट्स को हम क्या बोल रहे हैं, ये लेफ्ट ब्रोंकस है और ये राइट ब्रोंकस है, समझ में आ गया होगा बेटा। और ये ब्रांकियोल्स, और ब्रांकियोल्स का भी और पार्ट नहीं दिया है इसमें, क्या वो, अच्छा नेक्स्ट डायग्राम में दिखाएंगे। क्या दिखाना है मुझे नेक्स्ट डायग्राम में, एल्वियोली, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ईच लंग्स कंटेन्स मिलियंस ऑफ एल्वियोली, ओके, सिंगुलर एल्वियोलस। एल्वियोलस उसका सिंगुलर फॉर्म है, प्लूरल एल्वियोली। तो एक लंग में बहुत सारी एल्वियोलीज होती हैं, नहीं एक लंग्स में नहीं बच्चा, हाँ ईच लंग, सॉरी चलो। देयर आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज, और उनके अंदर क्या होती है बेटा, ब्लड कैपिलरीज होती है कवरिंग देयर वॉल्स, है ना, उनकी वॉल को कवर करती हुई बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होंगी। द वॉल ऑफ एल्वियोली आर एक्सट्रीमली थिन एंड मॉइस्ट फॉर अलाउइंग फास्टर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, ठीक है। एक्सट्रीमली थिन है, मॉइस्ट भी है, क्यों, क्योंकि ये यहाँ से डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, वो वाला लास्ट डायग्राम में हमने ये नहीं देखा था, हमने ब्रोंकस ब्रोंकाई सब देख ली थी, टू पार्ट्स देख लिए थे, बट ये जो एयर लाइक सैक है उसको हम क्या बोलते हैं, एल्वियोलर सैक, ठीक है। सो एल्वियोली के अंदर हम क्या भी देख रहे हैं बेटा, एल्वियोलर पोर्स, ये रहे एल्वियोलर पोर्स, ये एल्वियोलर सैक, ये जो इतना बड़ा पार्ट है ये देखो कैसे बंधा हुआ है, किससे, कैपिलरीज से, जो क्या है, वॉल को कवर करती हैं, ठीक है। These are richly supplied with blood capillaries covering their wall. Next is lungs. Okay, next is lungs. तो अब लंग्स का काम क्या है बच्चे, या लंग्स कैसे होते हैं, लंग्स आर पेयर ऑफ पिंक एंड स्पॉन्जी इलास्टिक ऑर्गन। स्पॉन्जी है, पिंक है, कैसे कलर का है ये लंग्स बेटा, पिंक है, स्पॉन्जी है और इलास्टिक ऑर्गन है। इनको कौन प्रोटेक्शन देता है बेटा, रिब केज, आप लोगों ने देखे होंगे ना ये रिब केज, ये रिब केज क्या करते हैं, हमारे लंग्स को प्रोटेक्शन देते हैं और हार्ट को भी प्रोटेक्शन देते हैं, ठीक है। द लेफ्ट लंग इज स्लाइटली स्मॉलर विथ 2 लॉब्स, ठीक है। जो लेफ्ट लंग होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है, उसके अंदर 2 लॉब होंगे। अब लॉब्स क्या होता है बेटा, टू अकोमोडेट हार्ट इन बिटवीन, ठीक है, जिसके बीच में हार्ट आ जाए। जैसे मैंने बोला रिब केज के अंदर 2 चीज़ें होंगी, एक आपका एक हार्ट होगा और एक लंग्स होगा, ठीक है। तो जो लेफ्ट लंग है वो थोड़ा सा स्मॉल है विथ 2 लॉब्स, और वो 2 लॉब्स क्यों है, टू अकोमोडेट हार्ट इन बिटवीन।
एंड द राइट लंग हैज 3 लॉब्स, राइट में 3 लॉब्स होते हैं. द लंग्स रेस्ट ऑन डायफ्राम, लंग्स किसके ऊपर है? डायफ्राम. दिस इज मस्कुलर शीट, और वो एक मस्कुलर शीट है जो फिर से डिवाइड होती है 2 कैविटीज में. एक होती है चेस्ट कैविटी और थोरैसिक कैविटी बोल रही हूँ, सॉरी कैविटी. तो देखो बेटा, फिर से हम बोल रहे हैं कि जो लंग्स होता है वो किसके ऊपर है? डायफ्राम के ऊपर है. ये एक मस्कुलर शीट है जो इंटरनली फिर से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी बेटा. 2 पार्ट में डिवाइड होगी, एक होगी चेस्ट कैविटी और थोरैसिक कैविटी. ठीक है, अबव द एब्डोमिनल कैविटी 2 पार्ट है, एक चेस्ट कैविटी को हम थोरैसिक कैविटी बोलते हैं, और एक दूसरी है एब्डोमिनल कैविटी. ठीक है. The lungs are protected from outside by 2 membrane. 2 membrane lungs को protect करती हैं, outer and inner pleura. outer and inner pleura. The space between 2 membrane is filled with fluid. और 2 membrane के बीच में जितनी भी जगह होगी उसमें कुछ फ्लूइड भरा होता है. ये फ्लूइड किसकी तरह काम करता है बेटा? शॉक अब्जॉर्बर की तरह. ठीक है, जैसे कोई जोर से अगर आपको पंच मार दे तो इसका काम ही होता है इस फ्लूइड का कि वो शॉक को अब्जॉर्ब कर ले और हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करे. ठीक है. कितनी बार हम लोग लड़ते हैं, और कराटे होता है, कुंफू होता है, बहुत सारे बॉक्सिंग गेम्स होते हैं, तो सब में हम मार ही देते हैं ना चेस्ट पे. तो वहाँ पे हमारी जो हेल्प कौन करेगा? हमारे लंग्स की. बहुत डेलिकेट ऑर्गन है लंग्स, हार्ट. तो उनकी प्रोटेक्शन करने के लिए ऊपर ऊपर तो आपको क्या दिख रहा है? रिब केज. फिर आउटर और इनर प्लूरा है. इन दोनों के बीच में जो मेम्ब्रेन है उसमें फ्लूइड होता है, और वो फ्लूइड किसका काम करता है? शॉक अब्जॉर्बर का. और किसको प्रोटेक्ट करता है? लंग्स को. गैसियस एक्सचेंज इन लंग्स. द एयर विच रीचेज द एल्वियोली, वो एयर जो कहाँ तक पहुँच रही है बच्चा? एल्वियोली तक पहुँच रही है. थ्रू रेस्पिरेटरी पैसेज. अब रेस्पिरेटरी पैसेज हमने क्या देखा? नोज, फेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रैंकियोल्स. वो काय में रिसिप्ट है? ऑक्सीजन में, क्योंकि अभी हमने उसको नोज में लिया है. फिर वो नजल चैम्बर, ट्रैकिया, फिर नीचे आ गई, फिर उसको लैरिंग्स में फेरिंग्स मिल गए, फिर लैरिंग्स मिल गए, फिर ट्रैकिया मिल गया, फिर ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकियोल्स. और यहाँ सब इनमें क्या है बच्चे? ऑक्सीजन. सो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अकर थ्रू द ब्लड कैपिलरीज. अब ब्लड कैपिलरीज का काम होता है कि वो गैसेस को डिफ्यूज करें. ठीक है. द ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स डिफ्यूजेज इनटू द ब्लड. ऑक्सीजन कहाँ पर डिफ्यूज होगी बेटा? ब्लड में. और कौन उसको उठा लेगा? हेमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल. ठीक है, रेड ब्लड सेल में जो हेमोग्लोबिन होगा वो उसका यूज करेगा. कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड डिफ्यूजेस इनटू लंग्स एंड इज एक्सेल्ड आउट. जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी ब्लड की, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड डिफ्यूजेस इनटू लंग्स. वो कहाँ पर डिफ्यूज हो जाएगी? लंग्स में. और वापस से आप उसको बाहर पहुंचा दोगे. फिर से समझना, जो ऑक्सीजन हमने इनहेल की है, हमने तो गैसेस इनहेल की हैं बहुत सारी, ऑक्सीजन नहीं की है. तो द ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग डिफ्यूजेस इनटू ब्लड. कहाँ डिफ्यूज होगी बेटा? वो ब्लड में. और फिर उसको कौन ले लेगा? हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन किस में होता है? रेड ब्लड सेल में होता है. कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड डिफ्यूजेस इनटू लंग्स, और फिर हम उसको सांस से बाहर छोड़ देते हैं. ठीक है, जो आपने इनहेल गैस है. सो स्टूडेंट्स, जो आपकी इनहेल एयर है जिसमें कि ऑक्सीजन है, उसको डिफ्यूज कर लिया जाएगा और यूज कर लिया जाएगा हीमोग्लोबिन. ठीक है, रेड ब्लड सेल. और जो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है वो आप क्या कर दोगे? एक्सेल. ठीक है. और डू रिमेंबर स्टूडेंट्स कि एक्सेल और जो इनहेल का जो पैसेज है वो सेम ही है, एक ही पैसेज से वो इनहेल एक्सेल होती है. ठीक है. गैसियस ट्रांसपोर्ट. ओके, नाउ फेजेस इन रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन अकर इन 3 फेजेस. रेस्पिरेशन 3 फेजेस में होता है. पहला फेज होता है ब्रीदिंग. पहला फेज ब्रीदिंग, दूसरा गैसियस ट्रांसपोर्ट, तीसरा सेल्यूलर रेस्पिरेशन. समझ में आई बात? 3 जब प्रोसेसेस कंबाइंड हो जाएंगी तब पूरा रेस्पिरेशन होगा. जैसे ब्रीदिंग, गैसियस ट्रांसपोर्ट, सेल्यूलर रेस्पिरेशन. क्या इतनी बातें समझ में आई? पहले ब्रीथ करो, फिर गैसियस ट्रांसपोर्ट होंगी, फिर सेल्यूलर रेस्पिरेशन होगा. ब्रीदिंग एक एक्सटर्नल प्रोसेस है बेटा. ठीक है, एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें इनहेलेशन, इनहेल एंड एक्सेल होता है. इनहेलेशन और एक्सेलेशन. इनहेलेशन मतलब ड्रॉइंग इन, सांस लेना, और सांस आप किससे लोगे? नॉस्ट्रल से. ठीक है, नॉस्ट्रल से वो नसल कैविटी, और नसल कैविटी से लंग्स. एक्सेलेशन द फोर्सिंग आउट ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स. लंग्स खुद ही एयर को बाहर फेंक देता है. ठीक है. सेकेंड है गैसियस ट्रांसपोर्ट. तो गैसियस ट्रांसपोर्ट में क्या होगा बेटा? ऑक्सीजन ऑफ इनहेल्ड एयर इज एब्जॉर्ब्ड.
जो ऑक्सीजन इनहेल्ड एयर में थी उसको हम एब्जॉर्ब करेंगे ना। ऑक्सीजन ऑफ इनहेल्ड एयर इज absorbed by blood in the lungs where it combines with hemoglobin। ब्लड से वो किस में कंबाइन कर जाएगा बेटा, हीमोग्लोबिन में। हीमोग्लोबिन कहाँ पर होता है, रेड ब्लड सेल में होता है। द ऑक्सीजन इज कैरिड फ्रॉम लंग्स टू द बॉडी टिश्यूज और सेल वेयर द ऑक्सीजन इज यूटिलाइज एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज। फिर बाद में क्या होगा बेटा जी, जो ऑक्सीजन है इसको कैरी करके कहाँ ले दिया जाएगा, लंग से अदर बॉडी टिश्यूज में, सेल्स में, जहाँ ऑक्सीजन यूटिलाइज होगी और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। द रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड बैक टू लंग्स। जो रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम फिर से कहाँ ट्रांसफर कर देंगे बेटा, लंग्स में ट्रांसपोर्ट कर देंगे। तो फिर से सीधे गैसेस ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, जो ऑक्सीजन हमारे इनहेल्ड एयर में थी वो हमने एब्जॉर्ब की, एब्जॉर्ब बाय ब्लड इन द लंग्स, ठीक है, लंग्स में मिल गई। जहां पर वो लंग्स में किसके साथ कंबाइन करेगी, हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करेगी। हीमोग्लोबिन के साथ किस में होता है बेटा, रेड ब्लड सेल में होता है। फिर ये जो ऑक्सीजन है ये लंग से दूसरे बॉडी टिश्यूज में या सेल्स में जाएगी, जहां इसका यूटिलाइजेशन हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी। जो रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो वापस हम लंग्स में भेज देंगे और फिर वो सांस छोड़ दी जाएगी। सेल्यूलर रेस्पिरेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन बेटा इंटरनल रेस्पिरेशन होता है। क्या होता है बच्चा, इंटरनल रेस्पिरेशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडाइजेशन ऑफ ग्लूकोज। यहाँ पे ग्लूकोज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होगा कहाँ पर, सेल में, विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ। सो बेटा जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन है वो पहली बात तो इंटरनल रेस्पिरेशन है। ये वो प्रोसेस है जहाँ पर ग्लूकोज का ऑक्सीडाइजेशन होगा, किस में, सेल में, विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। उससे एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ एडोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या लिखा है बेटा, ये एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट और एटीपी, इसी को आप एटीपी बोलोगे, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ओके, अलॉन्ग विथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। वाटर निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, किसके साथ में, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। The process during which the air combining oxygen is drawn into the lungs and the air containing carbon dioxide is forced out from the lung is called breathing। ब्रीदिंग तो थोड़ा छोटा चीज है, रेस्पिरेशन बड़ी बात है। देखो ब्रीदिंग में क्या होता है, आपने एयर को इनहेल किया जिसमें ऑक्सीजन थी और कार्बन डाइऑक्साइड को लंग से बाहर निकाल दिया, ये हो गया आपका ब्रीदिंग, ठीक है। 2 स्टेप्स होती हैं इसमें, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन। अब इनहेलेशन को इनहेल करना, इंस्पिरेशन एक्सहेल करना, एक्सपिरेशन रिप्स मूव अपवर्ड। जब सांस आप अंदर लेते हो, लेके देखो जो हमारी रिप से थोड़ी ऊपर की तरफ आएगी, जब आप एक्सहेल करोगे तो रिप अंदर की तरफ जाएगी। डायफ्राग्राम इज पुश डाउनवर्ड एंड फ्लैटन। डायफ्राग्राम अंदर की तरफ धकेल दिया जाता है, ठीक है। डायफ्राग्राम मूव्स अपवर्ड, यहाँ पर डायफ्राग्राम ऊपर आ जाता है। वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी इंक्रीजेज। जब आप सांस लोगे तो चेस्ट कैविटी बढ़ जाएगी, चेस्ट कैविटी कम हो जाएगी जब आप सांस छोड़ोगे। लंग्स एक्सपांड, जब आप सांस ले रहे हो तो लंग्स एक्सपांड कर जाएंगे और जब आप सांस छोड़ रहे हो तो लंग्स रिड्यूस कर जाएंगे, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। एटमॉस्फेरिक एयर एट अ हायर प्रेशर रशेस इनटू लंग्स। एटमॉस्फेरिक जो एयर है वो हाई प्रेशर से कहाँ पहुंचेगी, लंग्स में पहुंचेगी। एयर रशेस आउट ऑफ द लंग्स और यहाँ पर लंग्स से बाहर आ जाएगी। सो स्टूडेंट्स आई होप यू ऑल नो व्हाई डू वी स्नीज। छींक क्यों आती है, जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल हमारे नेसल चैम्बर में मूव कर जाता है तो जो सेंसिटिव म्यूकस मेम्ब्रेन है वो इरिटेट होने लगती है, वो इरिटेट होती है तो इनवॉलंटरी एक्शन होता है स्नीजिंग। क्यों होता है, वो इरिटेशन को रिमूव करने के लिए। देखो डायग्राम से भी दिखाया है कि रिप्स एक्सपांड हो रही है एट द टाइम गैस इनहेलेशन, ये कॉन्ट्रैक्ट कर रही है एट द टाइम ऑफ एक्सहेलेशन। डायफ्राग्राम नीचे की तरफ आया है, यहाँ पर डायफ्राग्राम ऊपर की तरफ हुआ है। एक में डायफ्राग्राम ऊपर की तरफ जा रहा है जिस प्रोसेस में आप एक्सहेल कर रहे हो, जिसमें इनहेल कर रहे हो डायफ्राग्राम नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। पता है मैं पढ़ा रही हूँ पर मैं कर भी रही हूँ, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ओके, डायफ्राग्राम सब कुछ अंदर, ऐसे कोशिश कर रही हूँ कि मैं करके देख पाऊँ।
ये देखो, इनहेलेशन में डायफ्राम नीचे की तरफ आता है, एक्सहेलेशन में ऊपर की तरफ। बेटा ब्रीदिंग इट्स एन इनवॉलंटरी एक्ट, इनवॉलंटरी एक्ट है, आप सोच समझ के नहीं कर रहे हो उसको, ठीक है। आप अगर सोच समझ के कर रहे होते तो आप इतने लेजी हो कि कभी कभी भूल ही जाते हो उसको लेना, ठीक है। जैसे कि हम बहुत सारे काम भूल जाते हैं, अगर हमको सोच के लेना पड़ता है तो हम भूल ही जाते हैं बेटा। ये इनवॉलंटरी प्रोसेस है, विच मीन्स इट डज नॉट अंडर योर कंट्रोल, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। बट ब्रीदिंग कैन बी कंट्रोल विद सर्टेन लिमिट्स, कुछ लिमिट तक आप ब्रीदिंग को कंट्रोल कर सकते हो। जैसे आपने वो मूवी देखी होगी, कौन सी मूवी थी जिसमें वो कैंसर पेशेंट्स के बच्चों का क्या करवाता है, इलाज करवाता है। अभी मुझे मूवी का नाम तो याद नहीं आ रहा है, पर वो ऐसे होता है कि उसको, हाँ, किक, किक मूवी। तो किक मूवी में दिखाया है ना कि सलमान खान बहुत टाइम तक अपनी क्या करता है, सांस को रोक के रखता है और फिर बच जाता है, ठीक है। बच जाता है, अपने पेशेंट्स को बचा लेता है। आप 1 मिनट 2 मिनट सांस रोक सकते हो, ठीक है। यू कैन हैव शॉर्टर ब्रीथ्स और यू कैन हैव डीपर ब्रीथ। कुछ लोग बरोबर सांस लेंगे, कुछ लोग बहुत गहरी गहरी सांस लेते हैं। अब हम कंपोनेंट्स पढ़ेंगे इंस्पायर्ड एयर का। तो इंस्पायर्ड एयर में 21% ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% जाती है, नाइट्रोजन 79 और वाटर वेपर बहुत कम क्वांटिटी में। ये ज़्यादा ही डिपेंड करेगा कि आप किस सीजन में हैं, ठीक है। कुछ जो ऑक्सीजन होती है उसको ब्लड अब्जॉर्ब कर लेता है, पर ठीक है 21 में से कितनी अब्जॉर्ब की बेटा, 5% अब्जॉर्ब की, 16% वापस भेज दी, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गई कितनी थी, 0.04%, पर आई कितनी, 4% बाहर आ गई, ठीक है। अनचेंज्ड नाइट्रोजन का तो कोई यूज़ ही नहीं है, जितनी गई थी पूरी बाहर आ गई। एडेड फ्रॉम मोस्ट लाइनिंग रेस्पिरेटरी पैसेज, यहाँ पर जो वाटर वेपर का अमाउंट बहुत ज़्यादा हाई होता है एक्सपायर्ड एयर में, और इंस्पायर्ड में सॉरी लो होता है, इनटेक में लो और जो आप बाहर दे रहे हैं उसमें हाई। ये ध्यान रखना, ऑक्सीजन हम लेते 21% है, क्योंकि एनवायरनमेंट में 21 है तो 21 अंदर गई, पर यूज़ कितना किया, 5%, 16 तो वापस दे दिया। कार्बन डाइऑक्साइड गई थी 4 पर, सॉरी 0.04 पर बाहर आ गई 4%, ठीक है। मतलब इसी में से कुछ ऑक्सीजन का यूज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गई होगी, ठीक है। ये टेबल अच्छी है बेटा, अगर मैंने कंफ्यूज किया हो तो मेरे समझाने पे ना जाके इस टेबल को खुद से पढ़ लेना, ठीक है। क्या डिफरेंस है बच्चा रेस्पिरेशन में और ब्रीदिंग में। सो ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन डिफरेंशिएट, इट्स अ फिजिकल प्रोसेस, इट्स अ बायोकेमिकल प्रोसेस। ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है, बल्कि रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है। एयर कंटेनिंग ऑक्सीजन इज टेकन इनटू लंग्स, वो एयर हम लंग्स तक पहुंचाते हैं जिनमें ऑक्सीजन होता है। एयर लोडेड विथ कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट ऑफ, वो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा वो बाहर की तरफ आएगी, ऑक्सीजन वाली अंदर। ऑक्सीजन टेकन इज इन यूज्ड इन ऑक्सीडाइजेशन ऑफ ग्लूकोज। देखो यहाँ पर अंदर हमने ऑक्सीजन ली, वो एयर ली, ऑक्सीजन तो नहीं ली, एयर ली, पर उसमें से यूज ऑक्सीजन को किया, और थोड़ी बहुत कम हमने कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल की थी, पर एक्सेल बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड की। तो यहाँ ये होता है बेटा, पर रेस्पिरेशन में तो हम ऑक्सीजन टेकन इज इन यूज्ड, ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइजेशन के लिए यूज करते हैं, और फिर क्या रिलीज होती है उस ऑक्सीडाइजेशन के प्रोसेस में, एनर्जी। लंग्स आर मेनली इन्वॉल्व, ब्रीदिंग में लंग्स इन्वॉल्व होते हैं, और यहाँ पर ऑल लिविंग सेल्स ऑफ द बॉडी, सारे लिविंग सेल में ये प्रोसेस हो रही है, और सिर्फ ये कहाँ पर हो रही है, लंग्स में, ठीक है। कॉमन रेस्पिरेटरी डिसीजेस, वो कॉमन डिसीजेस जो रेस्पिरेशन से रिलेटेड है, जैसे कि ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस में क्या होता है बेटा, ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, जिसमें क्या होता है, जो लाइनिंग होती है ब्रोंकाई की वो इन्फ्लेम्ड हो जाती है, ठीक है। एज दिस इरिटेटेड मेम्ब्रेन बिगिन टू स्वेल, और धीरे धीरे उसके ऊपर सूजन आने लगती है, वो पतली होती जाती है, ठीक है, और ब्रोंकाइल पैसेज को बंद कर देती है, जिससे ब्रीथलेसनेस की प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। कफ के स्पेल आने लग जाते हैं आपको। अब कॉज क्या होता है, ये जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है ये बेसिकली एक वायरस की वजह से होता है।
एयर पोल्यूशन एंड स्मोकिंग कैन ऑल्सो कॉज ब्रोंकाइटिस। एयर पोल्यूशन की वजह से भी ब्रोंकाइटिस हो सकती है, स्मोकिंग करने की वजह से भी ब्रोंकाइटिस हो सकती है। ठीक है। कॉजेज ऑफ ब्रोंकाइटिस, ये वायरस से होता है, स्मोकिंग से होता है, पोल्यूशन से भी हो सकता है। और इसमें एक्चुअल में होता क्या है बच्चे, स्वेलिंग आने लगती है मेम्ब्रेन के ऊपर। ठीक है। फिर बच्चों, जिस भी व्यक्ति को ब्रोंकाइटिस हुआ उसको खांसी होगी, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, लगातार जो खांसी होगी उसके साथ क्या भी आएगा, म्यूकस भी होगा, और वो प्रॉपर मतलब 1 2 3 महीने तक खांसी चलती रहेगी, म्यूकस भी आएगा, अ, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। ये सब होता है ब्रोंकाइटिस में। अब ब्रोंकाइटिस अगर आप ठीक करना चाहें तो क्या करना है आपको, ड्रिंकिंग प्लांटी ऑफ फ्लूइड, बहुत सारे जूसेस, पानी बहुत अच्छी क्वांटिटी में लो, एक बैलेंस डाइट लें, फ्रीक्वेंट हैंड वॉश करें, एडिकेट रेस्ट लें टू इम्प्रूव ब्रोंकाइटिस। ओके। और अगर आप लोग स्मोकिंग वगैरह करते हैं तो वो भी नहीं करनी है। ठीक है। स्मोकिंग करना, चूल्हे पे खाना बनाना, जो लेडीज़ चूल्हे पे खाना बनाती हैं, जो लड़के स्मोकिंग करते हैं, या जो कोल माइंस मतलब कोयले की जो खदानें होती है उसमें काम करते हैं, उसमें उन लोगों के लिए ब्रोंकाइटिस बहुत हार्मफुल है बेटा। नहीं मतलब उन लोगों को वहाँ से ही ब्रोंकाइटिस होता है। अस्थमा, ये एक क्रोनिक डिसीज है बेटा दैट कॉजेज इन्फ्लेमेशन एंड स्वेलिंग इन एयर पैसेज। यहाँ पर एयर पैसेज सूज जा रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, बट दिस हैपन पेरियोडिकली। पर ये रोज रोज नहीं होगा, ब्रोंकाइटिस तो कंटिन्यू चल रहा है, अस्थमा कभी कभी होगा। ड्यूरिंग एन एस्थमेटिक अटैक, जब अस्थमा का अटैक आएगा तो जो पेशेंट्स होगा एक्सपीरियंस टाइटनेस इन द चेस्ट, चेस्ट में टाइट लगेगा, उसको ब्रीथ नहीं ले पाएगा, वीजिंग होने लग जाएगी। सो स्टूडेंट्स, वीजिंग दिस कंडीशन इम्प्रूव्स कंसिडरेबली विथ मेडिकेशन। अगर आप मेडिकेशन दवाइयाँ वगैरह ले लोगे तो आसानी से ठीक हो जाएगा। तो बच्चा, अस्थमा में आपका एयर पैसेज में स्वेलिंग आ जाएगी, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी, टाइट लगेगा आपको चेस्ट में, ब्रीथ शॉर्टनेस होगी, ऐसा लगेगा सांस नहीं आ रही है। वीजिंग मतलब सांस लोगे तो सांस लेने में आपको आवाज़ आएगी। वीजिंग मतलब सांस तो ले रहे हो पर सांस लेने में आवाज़ आ रही, ऐसे करके सांस लोगे आप। ठीक है। कॉज इसका होता है एयर पॉल्यूटेंट्स, एलर्जेंस कैन ट्रिगर एस्थमेटिक अटैक। अगर आप वैसे भी अस्थमा के पेशेंट हैं और अगर आप एयर पोल्यूशन में जाएंगे तो और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में आपको अटैक्स आएंगे, मतलब अस्थमेटिक अटैक आएंगे। एलर्जेंस, एलर्जेंस अगर किसी पर्टिकुलर चीज़ से है तो वो भी एक परेशानी का रीज़न बन जाएगी। सो स्टूडेंट्स, अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो ब्रोंकोडायलेटर विच आर यूज्ड टू इनहेल मेडिसिन कंटेनिंग corticosteroid are commonly prescribed to dilate the airways and give relief। वो आप लोगों ने देखा होगा ना, स्टमक अटैक लोगों के पास वैसे फिस फिस करके दबाने वाला मुंह के पास वो जो रखते हैं, तो उसमें मेडिसिन होती है बेटा, है ना, कॉर्टिकोस्टेरॉइड से। उसको आप अगर अपने पास रखेंगे तो बहुत ही मतलब कैसे बोलना चाहिए, क्रॉनिक नहीं होगा ये। निमोनिया, दूसरी जो डिसीज़ है निमोनिया, ये बच्चों में बहुत कॉमन होती है बेटा। ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है जो बैक्टीरियम से होता है। बैक्टीरिया आपके एयर शेक में चला जाता है और अपने आप को वहाँ पर मल्टीप्लाई करते रहते हैं। जैसे अभी हम लोग कोरोना में देख रहे हैं ना बेटा कि हमारी बॉडी के अंदर जाएगा और फिर अपनी कॉपीज़ बनाने लग जाएगा, इसी तरह ये एयर सेक में जाता है, अपनी कॉपीज़ बनाता है। ठीक है। और फिर क्या होता है, एयर सेक्स में गेट फिल्ड विथ फ्लूड, और फ्लूड से एयर सेक भर जाएंगे। इस डिसीज से चेस्ट में पेन होता है, बहुत हाई फीवर होते हैं। कॉजेज क्या है, मेनली कॉज बाय बैक्टीरिया इनहेल्ड थ्रू एयर और बाय कांटेक्ट। हो सकता है किसी कांटेक्ट से ऐसा बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर आ गया है जिसको नहीं आना चाहिए। ठीक है। ट्रीटमेंट है एंटीबायोटिक। इसका क्या ट्रीटमेंट लोगे आप, एंटीबायोटिक लें, एंटीबायोटिक का नाम है पेनिसिलिन। ठीक है। एरिथ्रोमाइसिन, बहुत सारी और दवाइयाँ आती हैं पर क्या एंटीबायोटिक लेना, आपको पेनिसिलिन लेना है। उसके बाद फिर एक और जो लास्ट है वो है ट्यूबरक्लोसिस। तो ये भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है जो बैक्टीरिया से होता है। फिर आपको कफिंग होगी, इन्फेक्टेड पर्सन कंटेजियस होगा, उसका जो कफ होगा वो कंटेजियस होगा, मतलब आप उसके पास में खड़े और उसने आछी कर दी तो आपको भी टीबी हो जाएगा। ठीक है। तो इन्फेक्टेड पर्सन जो कि इस ट्यूबरक्लोसिस से सफ़र करता है उसके पास कोई जाता नहीं है और जाना भी नहीं चाहिए। ये जाए तो प्रॉपर मास्क वगैरह लगा के जाए।
उसको लो फीवर होता है, चेस्ट पेन होता है, उसका वेट धीरे धीरे कम होता है। और इसका कॉज क्या होता है बेटा? बैक्टीरिया। क्या कॉज होता है? बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, कॉजेस क्या है? बैक्टीरिया दैट कैन स्प्रेड बाय एयर। बैक्टीरिया जो एयर से फैलता है। ठीक है, अब ट्रीटमेंट क्या होगा? ट्रीटमेंट है बीसीजी वैक्सीन। ट्रीटमेंट क्या है? अगर आपने बचपन में बीसीजी वैक्सीन लगाया है, एंटीबायोटिक ले, स्ट्रेप स्ट्रेप्टोमाइटिसिन, ये हो सकता है मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर रही हूँ, इसका प्रोनाउंसिएशन गूगल पे देख ले। तो किससे होता है बेटा? बैक्टीरिया जो एयर से, डस्ट से, स्प्यूटम से आएगा। बीसीजी वैक्सीन बचपन में आपको लगा दी जाती है, हर बच्चे को लगती है आजकल तो बीसीजी वैक्सीन। जब आप छोटे छोटे होते तभी आपको लग गई होती। या तो एंटीबायोटिक ले, और वो एंटीबायोटिक का नाम क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, टू राइट इन कमेंट सेक्शन।